महेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इस चर्चा में हमारे साथ हैं। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मुमताज़ आलम रिजवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। और मेरे साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं महेश वर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार बनी थी लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए थी शायद उतनी खुशी नहीं दिख रही थी बीजेपी के खेमे में, लेकिन आज ये अब एक तरह से तय हो गया कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और एनडीए के जो घटक दल है उन्होंने एक तरह से मोदी जी को अपना लीडर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। देखिए, खुशी और गम उनके लिए है जो एक खास मकसद से इस सत्ता को हथियाने का एक उद्देश्य लेके, एक लक्ष्य लेकर जो है वो राजनीति करते हैं। राजनीति का अगर उद्देश्य जो है आज पिछले 10 साल में बदला है, उसका ऑब्जेक्टिव बदला है, तो इसको कहीं न कहीं जनता ने एंडोर्स किया है। तीसरी बार एंडोर्स करते हुए अगर जनता कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बनाने का अपना जनादेश दिया है, ये सम्मान देश को मिला है। क्योंकि इस बार जो लड़ाई जो थी वो इस बात के लिए नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए भी थी कि देश में जो राजनीतिक फर्जीवाड़ा किया जा रहा था जी, जो संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, जो देश में आज देखिए पार्लियामेंट में जो है व्हाइट पेपर लाया जाता है, व्हाइट पेपर पे महंगाई, बेरोजगारी, देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो हमारी एक विकास की गति है जी, उन सारी चीजों पे पिछले 50 साल में देश किस तरह से रहा, किस तरह के स्वरूप लिया, क्या आकार प्रकार था, किस प्रकार से हम जिए मरे, किस प्रकार से हमारी दुर्दशा और दिशा और दशा सब चीजें बदली है। उन सब चीजों पे एक 50 साल का जब रिपोर्ट दाखिल हुआ पार्लियामेंट के अंदर, कोई इनमें किसी में एक नैतिक बल नहीं था कि उस पे उठ के किसी तरह से सवाल खड़ा कर सके, उस पे किसी तरह से ये मलाल जाहिर कर सके कि भाई हमें इस बात का मलाल रहा कि भाई हम ऐसा कर नहीं सके जो आपने इस 10 साल में किया। 10 साल में अगर उपलब्धियों का आंकड़ा कहीं हम सामने रख के बात करें तो आज कोई भी ऐसी 60 साल की सरकार कांग्रेस की आप देख लीजिए, उसका कोई भी मुकाबला जो है ये 10 साल की सरकार के साथ नहीं हो सकता। या वो महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो, इनके टाइम में इस देश ने 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया और आज वही देश है कि 60 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहा है। तो अंतर देखिए कि 10 साल महेश जी, आपने 10 साल में सब कुछ कर दिया, फिर लोगों की नाराजगी क्यों है? सीटें क्यों घट गई? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो राजनीतिक फर्जीवाड़ा हुआ, ये जो 2 राज्यों में, जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें घटी हैं, उसमें अगर कहीं भूमिका रही तो वो रही कि संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, और जो एक मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी, क्योंकि आप विधि विधान से न कहीं आपने जितनी जगह आपने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, वहां एक जगह भी बता दीजिए कि आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया और उसका उनको लाभ मिला हो। और एक लॉलीपॉप देना, एक लोगों को गुमराह करना, एक मैंने क्या कहा कि जो राजनीतिक फर्जीवाड़ा किया गया उसके वजह से लोगों को जो गुमराह करके, जो एक तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करके एक वोट हासिल करके, और उसके बाद आज की डेट में आप वही जनता जब इनसे नम्रता जी, मैं जो यहाँ पर महेश वर्मा जी बार बार कह रहे हैं राजनीतिक फर्जीवाड़ा, मैं इसे समझना चाह रहा हूं। हमने तो चुनाव देखा है 2024 का, लेकिन ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा, और खासतौर से वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और यूपी में हुआ है। जो फर्जीवाड़ा प्रभु राम से कर रहे हैं, उनका फर्जीवाड़ा क्या बात करनी है? कल आपने देखा जो भाजपा की अपनी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा? कल पहली बार जय जगन्नाथ के नारे लगे क्योंकि ओडिशा ने उनको जिता दिया। भारत माता की जय के बाद हमेशा जय श्री राम के नारे लगाने वाले अब प्रभु राम से नाराज हो गए, लेकिन प्रभु राम ने उनको उनकी औकात दिखाई। उन्होंने कहा तुम कौन हो मेरे हाथ पकड़ के मुझे ले जाने वाले? मेरे आराध्य ने उनको उनकी जगह दिखाई, ना केवल अयोध्या से, चित्रकूट से और शाश्वती से भी। जिस तरह से भाजपा की वहां से हार हुई है, ये अपने आप में इनको आंकलन करने की जरूरत है कि किसने फर्जीवाड़ा किया है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ा देना, किस तरह से पहले 13 तारीख को होम मिनिस्टर की टिप्पणी आना कि स्टॉक्स खरीद लीजिए, फिर 19 तारीख को
प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं, और फिर नहीं आज एक फर्स्ट को एक exit आज poll आ आज जाता है, नम्रता जो जी, ये मैं बताता है कि प्रधानमंत्री जी को stocks सुन बहुत रहा नीचे था। हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी बात पिछले सुनिए, 10 सालों मैंने में दीदी नम्रता अब्दुल जी, रज़ा साहब, then I'll come to- I नहीं नहीं cannot ठीक है, speak आप what बात you पूरी want कर to लीजिएगा। listen. नम्रता जी, आप पहली बात बात पूरी है, कर अब्दुल लीजिएगा। रज़ा साहब, I'll not ठीक है, speak what you want to listen. ठीक है, Let me ठीक है। keep my own viewpoint. Otherwise I should quit. नहीं One नम्रता minute. जी, आप Let बात me पूरी keep कर my लीजिएगा। own मैं एक viewpoint. सवाल और जोड़ लेता हूँ। आज नहीं, प्रधानमंत्री आप जी जोड़िए, कह रहे थे मुझे- अपनी मुझे स्पीच मेरी में बात खत्म करने पार्लियामेंट दीजिए। के अंदर ये stock कि markets ऊपर 10 बढ़ाने सालों का काम में जो 10 किया सालों गया, में कांग्रेस 100 का किसको आंकड़ा भी नहीं इससे छू फायदा पाई है। पहुंचा? ये जो रिटेल के स्टॉक्स का नुकसान हुआ है 3 लाख करोड़ का, ये कौन इसके लिए जिम्मेवार है? उन्होंने जेपीसी की मांग की है, तब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री निरंतर जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद भी अभी तक उनकी भ्रष्टाचार की भूमिका ज्यादा कम नहीं हुई है। हाँ जी, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ठीक है, ठीक है, मैं मैं महेश जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, कांग्रेस नजर आता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। देखिए, हमने सिर्फ 300 के करीब सीटों पे चुनाव लड़ा। आप जी। परसेंटेज देख लीजिए, हमने 99 सीटें जीती, 2 हमारे इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, बाकी 6-7 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। इन्होंने कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? तमाम सीटों पे चुनाव लड़े। इनका स्ट्राइकिंग रेट देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। और जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, हमारे में से तमाम भ्रष्ट लीडरों ने इनको ज्वाइन किया। उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को प्रूव किया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश के लिए लड़ाई है, वो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है। किस तरह से मुद्दों को भटकाया गया, किस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री लगातार अपने स्तर की गरिमा को बेचते रहे, नीलाम करते रहे। उसके बाद भी निरंतर हम लोग हिले नहीं अपनी जगह से, और हमने निरंतर जो वार किए वो सिर्फ हमारे राजनीतिक उस पे बात थी कि हम कह रहे थे कि बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप बात कीजिए महंगाई के ऊपर, आप महिला अत्याचार पे बात कीजिए। देखिए, आज जो मिल रहे हैं, हमने इनमें से इन्हीं के, ये जो आज रायडू जी मिल रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहा था कि मैं सीनियर हूँ इनसे। मैं सीनियर हूँ क्योंकि मैंने अपने ससुर को धोखा नहीं दिया। मैं सीनियर हूँ क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं सीनियर हूँ क्योंकि राजनीति में तो इस तरह की देखिए बातें होती ही रहती हैं, और राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये तो कहा ही नहीं जा सकता है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आऊंगा। जी जी, इस बार देखिए, ये वही रायडो जी हैं जो कह रहे हैं कि हम एम फैक्टर, आप ध्यान याद रखिए ना, उन्होंने कहा कि हम 4% का आरक्षण मुस्लिम समाज को देंगे। तो अभी महेश वर्मा जी बड़ी बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना को खारिज करना होगा। अभी महेश वर्मा जी अग्निवीर को बड़ी सराहना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको चलिए महेश जी से इस पर हम जवाब लेंगे। मैं जरा मुमताज साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें जोड़ लेता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, तीसरी बार मोदी सरकार बनना तकरीबन एक तरह से तय है। अब हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, जो आगे प्रोसेस होता है, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अब मुल्क की सियासत को आप सर आगे किस तरह से मुमताज साहब देख रहे हैं? क्योंकि तीसरी बार एक बार रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी होंगे जो मुल्क के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनके साथ जो सरकार है एनडीए पहले की तरह मजबूत नहीं है, और बीजेपी भी इतनी सीटें नहीं कि अपने अकेले दम पे वो सरकार बना पाती। तो अब आगे की सियासत किस तरह से मुमताज साहब देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा भाई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और मैं मुल्क के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करूंगा इसलिए कि उन्होंने देश को तानाशाही की तरफ बढ़ते देश को रोक लिया है। जो हमारी सियासत है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही थी, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही थी, और यह खुद भी कयादत की तरफ बढ़ रही थी, उसको अवाम ने रोका है। और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई हो, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि कोई तानाशाह हो जाए, कोई डिक्टेटर हो जाए। ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था, और लोगों को डर था। और यही वजह है, आप देखिए कि बीजेपी ने खुद इस बात का एतराफ किया कि चूंकि ये मैसेज गया कि ये संविधान बदल देंगे, ये मैसेज गया कि ये जो है मुल्क का ताना बाना जो है बिखेर देंगे, मुसलमानों में ये मैसेज गया कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और तरह तरह की बातें, यानी जो डेवलपमेंट का काम हुआ जो भी, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। फिर मंगल सूत्र से लेकर के और क्या क्या चीजें खुद पीएम जो है वो बोलते नजर आए, ये तमाम चीजें थी। तो मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल की सियासत जो है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मैडम। नम्रता जी मैं आ रहा हूं। नम्रता जी मैं आ रहा हूं। जी बात पूरी हो जाए, मैं नम्रता जी आ रहा हूं। जी
नम्रता जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुल्क का अब मुस्तकबिल कहीं ना कहीं सिक्योर है, मुल्क का मुस्तकबिल सिक्योर है। मंगलसूत्र के बारे में गिलोनी टिप्पणी मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किसने किया? देखिए, एक मिनट मैडम, रुक जाइए, अभी जब आपसे पूछेंगे आप बोल लीजिएगा। और मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि कमाल हो गया। अरे नम्रता जी, नम्रता जी मुमताज साहब बोले, क्योंकि देखिए साथ में सारे लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, बात भी समझ में नहीं आएगी। भाई जी, मैं सिर्फ जो आपने सवाल किया कि मुल्क का मुस्तकबिल, मुझे लग रहा है कि अब मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ये जो सरकार होगी ये नकेल वाली सरकार होगी, ये जो सरकार होगी ये वाकई सबका साथ वाली सरकार होगी। पिछले 10 साल जो सरकार थी वो सिर्फ नारे वाली सरकार थी कि सबका साथ, लेकिन अब सही मायने में अब सबका साथ है। नहीं तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है मुमताज साहब, ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस बार सरकार के हालात बदल जाएंगे, ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि 282 सीट मिली 14 में, 303 सीट मिली बीजेपी को 2019 में, तो उनको लगा कि ये तो हमारी सरकार अपनी है। एनडीए के जो अलाई थे उनको तो पूछा ही नहीं गया, और इसीलिए एनडीए जो है बिखरा भी है। तो बाद में जब इंडिया अलायंस बना तब इन्होंने जोड़ना शुरू किया, हाथ पैर मारना ज्यादा हो गया था। तो इसलिए अब नीतीश कुमार को आप क्या समझ रहे हैं, पहले ही सवाल खड़े कर दिए, 4 जो है उनकी शर्तें पहले ही आ गई। उधर नायडू जी ने, आपने देखा कि मुस्लिम रिजर्वेशन जिसके खिलाफ पूरी भाजपा खड़ी थी, वो सवाल सामने आ गया है। और ये सवाल क्या आप समझते हैं सिर्फ जो है वो एक स्टेट तक रहेगा क्या? ये सवाल जो है पूरे अभी मौलाना आजाद जो फेलोशिप थी जी, हाँ, एजुकेशन जो मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है उसको जिस तरीके से बंद करने की बात, अब उसको दोबारा बहाल करने की बात होगी। जिस तरीके से जामिया और अलीगढ़ पर हमला हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, और इसलिए हुरैरा भाई मुझे लग रहा है कि अब सबका साथ होगा। देखिए, ऐसा है कि मुल्क के मुसलमान जो हैं वो किसी की तरफ नहीं है, मुल्क के मुसलमान मुल्क की तरफ हैं। मुल्क जो अच्छा चलाएगा उसके साथ वो रहेंगे, जो सही दिशा में मुल्क को ले जाएगा मुसलमान उसके साथ है। मुल्क का मुसलमान अपोजिशन नहीं है, मैं हर जगह कहता रहा हूं। और कोई हमें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई हमें चारा और कोई हमें बेचारा न समझे। हम इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, और मुल्क के मुसलमानों ने अपनी पावर दिखाई, अपना इत्तेहाद दिखाया, अपनी सूझबूझ दिखाई, और एक मुल्क को डिक्टेटर होने से बचा लिया। मैं समझता हूं कि यही इस इलेक्शन की बहुत बड़ी कामयाबी रही है, और अब हमारा मुल्क सही सिमत में जाएगा। ठीक है, नम्रता जी आप कुछ कह रही थी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। महेश वर्मा, मेरा बिल्कुल टोटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है इसके बारे में जी। आज जो ये बड़ी बड़ी छाती पीट रहे हैं, इन्होंने 370 का नारा नैरेटिव सेट किया जम्मू कश्मीर से। आज कश्मीर के अंदर ये कहते थे 370 के जो बात नम्रता जी, जो बात मुमताज आलम रिजवी जी ने कही कि 10 साल, पिछले 10 सालों की सरकार सिर्फ नारों की सरकार थी, लेकिन अब लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर चलेगी, क्योंकि अब दबाव सरकार पर एक तरह से रहेगा, सबका साथ होगा, सबका साथ होगा जी। भानुमती का पिटारे की ये बात किया करते थे वो जुड़ गया है। अब कहीं का पत्थर भानुपट्टी ने पिटारा जोड़ा, ये मैं रोज सुनती थी इसके ऊपर। तो वो जो विसाखियों का सहारा ढूंढ रहे हैं मोदी जी, और जो 400 पार का नारा दिया करते थे, तो देखिए आज ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एस्पिरेशंस। ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशंस को रोंदा गया इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर, जिस तरह से हमने देखा कि हमारी स्टेटहुड को छीन लिया गया, हमारे टुकड़े कर दिए गए, यहाँ तो पूरी सरजमीन से उनको नकार दिया गया है। अगर वो जीते भी हैं तो क्या मार्जिन रहा? यूपी में तो उनका मार्जिन सबसे कम रहा लीडर्स में। हमने देखा कि राहुल गांधी का 4 लाख का मार्जिन, अखिलेश डिम्पल जी का 2,22,000 का मार्जिन, अखिलेश जी का 1,70,000 का मार्जिन, और बेचारे जो जीते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको किस पे गुजारा करना पड़ा? 1 ही गावन पे, वो भी 4 घंटे वोटिंग काउंटिंग रुकाने के बाद, जब 16,000। महेश वर्मा जी क्या आप भी मानते हैं कि सरकार पर इस बार दबाव होगा? इस बार सिर्फ जो वादे किए उन वादों को पूरा करना होगा। इस बार सिर्फ कहने वाली सरकार नहीं होगी। इस बार कहने से काम नहीं बनेगा, बल्कि काम करना पड़ेगा। इस बार दबाव होगा सरकार पर। अबू हुरैरा जी, इस बार जय श्री राम के नारे क्यों मिसिंग थे बीजेपी की मीटिंग से? क्यों जय जगन्नाथ जी के नारे लगे? क्योंकि उन्होंने कहा था महेश जी जवाब दे रहे हैं, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। मोदी जी के भगत हैं।
देखिए मेरी ये भी आदत मानते नहीं है हैं, कि मैं है बीच ना? में बोलूं या रनिंग कमेंट्री करूं। नहीं ठीक है महेश वर्मा जी, अब आप बोल सकते हैं जी। की बातों के लिए जो है मैं इस तरह का डिबेट करता नहीं, इसीलिए मैं शांति से जो बात सुनता हूँ वो कहता भी हूं। जी देखिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, ये गलतफहमी जिन लोगों को है वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अगर हमने ये तय किया है या हमारा ये संकल्प है, यानी शुरू में जैसे आपसे कहा कि हम सत्ता के लिए 1951 से जब हमारे 7 MP चुने गए और उसके बाद जब हम 2 पर भी थे और 2 के बाद भी हम जब आगे अपनी सरकार को लेकर चलने की बात हम कह रहे हैं, तो उसमें एक चीज स्पष्टता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए डिक्टेटर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो रहेंगे वो। कांग्रेस कह रही जितने भ्रष्टाचार होते हैं सरकार में। जी अब बीच में नहीं बोला, एक सभ्य आदमी की सेंट्रल हाल का माहौल बिल्कुल चेंज था। सेंट्रल हाल में जय श्री राम के नारे नहीं लगे। पढ़े लिखे जमात से हैं तो इनको कहिए कि भाई थोड़ा बीजेपी वाले लगाते थे, वो नहीं लगाया है, ये क्या मतलब बनता है? सारे चेंज। चलिए एक एक करके मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से भगवा में किया जाता था, ये ठीक है एक एक करके वन बाय वन होगा ना, आपके दर्शकों को लाभ भी नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। नम्रता जी मैं आ रहा हूँ। मुमताज साहब कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ फिर। मछली बाजार थोड़ी है मेरे भाई। नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जिस तरीके से मोदी जी रोड शो करते थे, नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है? दिल्ली में ये किससे सवाल? नहीं ठीक है, महेश जी मैं आ रहा हूँ। मुमताज साहब कुछ कह रहे हैं, मुमताज आलम जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मैं नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है? मैं बताना चाहता हूँ, नम्रता जी सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आ रहा हूँ जी। बताना चाहता हूँ जी हमेशा जीतने के बाद मोदी जी जो है और बीजेपी वो यहाँ रोड शो करते थे, इस बार रोड शो नहीं हुआ। नंबर 1, सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते थे और हर चीज भगवा नजर आती थी, इस बार भगवा नहीं नजर आई। तीसरी चीज ये कि बीजेपी दफ्तर में पहली बार ऐसा हुआ कि उर्दू नजर आई। जब मोदी जी गए पूरे बोर्ड और चेंज किए गए, जो बीजेपी की पूरी तैयारी, मतलब ये दबाव है एक तरह से सरकार पे, ये दबाव है, बदलाव है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप, जो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा था, जो देश को बदलने की कोशिश की जा रही थी, जो संविधान को बदलने की, उसको महेश वर्मा जी अब जवाब दे रहे हैं। ठीक है महेश जी जवाब दे रहे हैं जी। महेश जी जो हो गया जी महेश जी जी मतलब बोल तो सकते हैं ना हम? नहीं बोलिए, आप बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस तरह की कोई दिखावे की राजनीति नहीं है, इस तरह की कोई बुलावे की राजनीति नहीं है। इस देश में जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी राइट्स है कि हम जय श्री राम बोल सकते हैं। किसी मुसलमान के ये कह देने से किसी मुसलमान को खुश करने के लिए हम जैसे किसी मुसलमान को हम खुश करने के लिए क्या मतलब बनता है बीच में बोलने का? मोदी जी क्या है? ये कौन सा तरीका है? मैं प्रेशर एक बता रहा हूँ। नहीं, ये क्या तरीका है? ये किसको लेकर आप लोग, क्या मतलब बनता है यार? सवाल आप मेरे से पूछते हो, ये कहाँ की तरफ बीच में बोलना शुरू कर देती है। पढ़ी लिखी है ना, सभ्य महिला है ना, ठीक है। इनका क्या मतलब है इस तरह से बोलने का? नहीं ठीक है महेश जी जवाब दे दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में क्या जय श्री राम बोलना या जय श्री राम का नारा लगाना, क्या ये कोई मैंने किसी प्रकार से ये अपराध हो गया क्या इस देश में? और ये क्या मतलब मुसलमान अगर इस देश में अगर मुसलमानों को खुश रखना है तो जय श्री राम हम ना बोले, ये करेंगे इस देश में? मुसलमानों ने कभी मना ही नहीं किया, मुसलमानों ने मना ही नहीं किया, मतलब बनता है इसका? लेकिन आप क्यों नहीं बोले? इस बार बोलना चाहिए था ना, हम कह रहे हैं। कौन सा दबाव था, कौन सा प्रेशर था, क्यों नहीं बोले? या तो अयोध्या से निकालेगा इसलिए आप नहीं बोले, आप कॉमनल बात कर रहे हैं, निकालेगा इसलिए नहीं बोले, कौन सी नाराजगी? चलिए ठीक है। अब तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, सरकार पर क्या वाकई में किसी तरह का दबाव होगा या सरकार का कामकाज किस तरह से होगा, अब ये देखना बहुत अहम होगा। अब समय मेरे पास नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश वर्मा जी, मुमताज आलम रिजवी जी और